Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व कर लिया था स्टैक के काम करने का तरीका। अब आज के लेक्चर में बात होगी स्टैक को कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंट कैसे करा जाए। तो एक बार फिर बताइए, स्टैक प्री डिफाइंड है या हमें बनाना पड़ेगा? क्या कहते हैं आप? क्या कंपाइलर हमें स्टैक बना कर दे रहा है या we'll have to create the stack ourselves? वेरी गुड। कंपाइलर आपको कोई स्टैक नहीं बना के देता। अगर स्टैक चाहिए तो आपको खुद स्टैक को करना पड़ेगा इंप्लीमेंट। ओके, तो आज का टाइटल है हमारा इंप्लीमेंटिंग स्टैक। कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम? ऑब्वियस सी बात है, सी। तो सी में स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करना है, दिस इज द पॉइंट वी हैव टू डिस्कस टुडे। अब आप अगर लास्ट लेक्चर में थे, आपने लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा हो, तो मुझे बताइए जो स्टैक होता है ये एक्चुअल में दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपसे कहा था स्टैक को क्रिएट करते में दो चीजें आपके प्रोग्राम में यूज होती हैं, डिस्कस करा था अपन ने। यस, इनमें से एक क्या होता है? एक होता है वो एरे जो स्टैक की तरह डेटा स्टोर करने का काम करेगा। तो स्टैक इंप्लीमेंट करने में एक तो हमें एरे चाहिएगा। ओके, ARR हम इसका नाम रख देते हैं। और आपको याद होगा एक इस एरे पे इंडेक्सिंग करने के लिए हमको टॉस चाहिए। तो अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो ये जो ARR है ये एक एरे है, दिस इज एन एरे। और ये जो टॉस में अपन -1 डाल रहे हैं ये टॉस एक इंटीजर है जो पॉइंट करेगा या होल्ड करेगा इंडेक्सेस। दिस इज इंटीजर एंड विल होल्ड इंडेक्सेस। और ये दोनों मिलकर स्टैक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जवाब दें, ये दोनों मिलकर स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। कर रहे हैं, वेरी गुड। अब आप बताइए, सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा अगर दो अलग अलग चीजें मिलकर काम करें, एक साथ यूज की जाएं, एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करें मिलकर, तो बेस्ट क्या है? क्या यूज करना चाहिए सी में इस काम को करने के लिए? रुद्रेश, अगर मुझे किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, उस स्टूडेंट में एक रोल नंबर है, एक ग्रेड है, एक परसेंटेज है, तो मैं इसको हैंडल करने के लिए फॉर लूप लगाऊंगा। हाँ, वेरी गुड। आप इस स्थिति को हैंडल करने के लिए यूज करेंगे स्ट्रक्चर। तो हमेशा याद रखें, सी लैंग्वेज में जब भी स्टैक इंप्लीमेंट होता है, आप उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमेशा यूज करेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बिना स्टैक इंप्लीमेंट नहीं होगा। स्ट्रक्चर के बिना स्टैक इंप्लीमेंट नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप सी लैंग्वेज के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएंगे। सी लैंग्वेज कहती है अगर मल्टीपल चीजें एक साथ यूज हो रही हैं, एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, तो उन्हें रखना भी एक साथ चाहिए। हाँ या ना? उन्हें रखना भी एक साथ चाहिए। और अगर आप मल्टीपल एंटिटीज को एक साथ रखना चाहते हैं, उनकी टाइप अलग अलग है, अगर टाइप सेम होती, इनकी नेचर सेम होती, तो आप एरे बना लेते। बट क्योंकि इनकी नेचर अलग अलग है, एक का काम है डेटा रखना, एक का काम है इंडेक्स रखना, तो बेटर है आप इनको सेपरेट सेपरेट रखें, एक यूनिट में डाल दें। कौन होगा वो यूनिट? वो यूनिट अपने आप में होगा स्ट्रक्चर। इज दिस क्लियर? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस क्लियर? यस। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, जिसको हम सी लैंग्वेज होगी
तो स्टैक यूज करने के लिए, स्टैक बनाने के लिए यूज करेंगे। और गेस करिए जावा होती तो, फटाफट गेस करिए। सी प्लस प्लस होती तो, पाइथन होती तो। अगर जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन होती तो फिर हम इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे होते क्लास, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में इस तरीके के कामों के लिए बेटर है कि आप यूज करें क्लास। बताइए, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आज के लेक्चर का? तो अब जो मैंने आपको समझाया है इसके पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। सो क्वेश्चन है, हाउ डू वी इंप्लीमेंट अ स्टैक? हाउ डू वी इंप्लीमेंट अ स्टैक इन सी लैंग्वेज? जवाब है, एज वी नो, a stack is actually a collection of two entities. कौन? Number one, an array for storing the data. An array for storing the data. Number two, an integer called toss for storing the indexes. Now, since these two entities always work together, so we must keep them in a single unit, and in C language that single unit is called as structure, and in C language that single unit is called as structure. चलिए, अब स्ट्रक्चर के बेसिक्स याद हैं? जल्दी जल्दी बोलिए, स्ट्रक्चर के बेसिक्स याद हैं? याद होंगे, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर का सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है, आप स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। टॉस टॉप ऑफ स्टैक होता है। अमित, लेक्चर मिस है आपके क्या? लास्ट लेक्चर मिस हो गया है क्या? तभी उसका बैकअप करिए तो क्लियर हो जाएगा टॉस क्या है यहाँ पर। सो स्ट्रक्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, जो ऑफ कोर्स हम लोग स्टैक देंगे। और इसके अंदर अगर आप याद करें तो आप एक एक मेंबर की डेटा टाइप लिखते हैं और उस मेंबर को रिप्रेजेंट करने वाले वेरिएबल का नाम बताते हैं। ऐसे ही करते हैं डिक्लेयर अपन स्ट्रक्चर को। जल्दी बोलिए, ऐसे ही करते हैं, राइट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का जनरल सिंटेक्स। अब अगर मैं ये सिंटेक्स स्टैक के ऊपर अप्लाई करूं, फॉर एग्जाम्पल फॉर आवर स्टैक द सिंटेक्स विल बिकम स्ट्रक्ट स्टैक। ठीक, आप बताइए अंदर क्या रखेंगे हम? जल्दी जल्दी बोलिए, अंदर क्या रखेंगे हम? अंदर एक रहेगा एरे, शाबाश, और एक रहेगा टॉस, राइट। अब ये दोनों मिलकर हमारे लिए किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये दोनों मिलकर हमारे लिए रिप्रेजेंट करेंगे स्टैक को। सो दिस इज अ स्टैक। इनका कलेक्शन, इनका कॉम्बिनेशन हमारे लिए बन जाएगा स्टैक। ठीक, आगे बढ़ू। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो हमने तय कर लिया कि हमारा स्ट्रक्चर अपने अंदर एक एरे रखेगा 5 का और एक टॉस रखेगा। एरे स्टोर करेगा वैल्यूज
और टॉस स्टोर करेगा इंडेक्सेस। चलिए आगे सुनिए अब ध्यान से। तो ये तो हमारा डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। डिक्लेरेशन कंप्लीट करने के बाद अभी लाइट कटा था क्या? जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा वो है, अब हम इस प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का, स्टैक का वेरिएबल बनाएं। सी में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर को काम में लेना है तो उसका वेरिएबल बनाना पड़ता है। जल्दी जवाब दें। अगर स्ट्रक्चर काम में लेना है तो वी हैव टू क्रिएट द वेरिएबल ऑफ दैट स्ट्रक्चर। यस, तो आप मेन में आएंगे। मेन में आकर इस स्ट्रक्चर का आप सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल, एंड विल कॉल दैट वेरिएबल एज एस। अपन इस वेरिएबल का नाम एस देते हैं। ओके, यस जसलीन, एनी क्वेरीज, एनी डाउट? डन, शैल आई प्रोसीड? चलिए, तो अपन ने इस वेरिएबल का नाम दे दिया अपनी तरफ से एस, और फिर इससे रिलेटेड हम आगे कोड लिखने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम कोड लिखना स्टार्ट करें, इससे पहले कि हम समझें अंदर मेमोरी में स्टैक कैसे काम करेगा, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जब हम लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टैक एस तो मेमोरी में पिक्चर क्या बनेगी, मेमोरी में इसका डायग्राम क्या बनेगा। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा प्लीज। आपने सी पढ़ते वक्त ये सीखा होगा कि जब आप एरे बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेमोरी का एलोकेशन कंटिन्यूअस होता है कि नॉन कंटिन्यूअस होता है? जल्दी बोलिए। सी पढ़ते वक्त आपने सीखा होगा जब आप एरे बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेमोरी का एलोकेशन कंटिन्यूअस होता है कि नॉन कंटिन्यूअस होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो अगर मैं आपको इस एस वेरिएबल का एक्चुअल मेमोरी डायग्राम दिखाऊं तो नोटिस करिएगा ये हमारा वेरिएबल एस है। प्लीज ध्यान दें, ये हमारा वेरिएबल एस है। इस एस वेरिएबल के अंदर कौन होगा? इस एस वेरिएबल के अंदर दो चीजें होंगी। कौन कौन सी दो चीजें होंगी? एक एरे होगा और एक टॉस होगा, राइट? एरे कितने साइज का होगा? एरे 5 एलिमेंट्स का होगा। तो ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एलिमेंट, ये एरे होगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये एरे के इंडेक्सेस होंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस एरे का जो नाम है, थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, इस एरे का जो नाम है वो हमारे ही दिए गए वेरिएबल नेम पे सेट होगा। क्या नाम होगा इस एरे का? इस एरे का नाम होगा ARR। और ये कौन है? ये टॉस है। और इन सब में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा हुआ है? इन सब में बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है गार्बेज। ठीक, ये क्या मैंने आपके सामने ड्रॉ करा? ये आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ करा? तो नोटिस करिए, ये आपके सामने मैंने स्टैक का या वेरिएबल का फिजिकल डायग्राम ड्रॉ करा है। हकीकत में ये मेमोरी में ऐसा स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त हम स्टैक को, याद करिए अपना लास्ट लेक्चर, एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जब भी हम स्टैक को डायग्रामेटिकली देखते हैं या अपने दिमाग में उसकी पिक्चर इमेजिन करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं। अगर मैं सही बोलूं तो ये जो ऊपर डायग्राम आपको दिख रहा है ये स्टैक का नहीं है, ये स्ट्रक्चर का डायग्राम है। ये सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का डायग्राम है। बट इसमें अब आपको अगर स्टैक देखना है तो आपको अपना इंटरप्रिटेशन, अपना नजरिया, अपना व्यू पॉइंट बदलना होगा। और स्टैक को आप हमेशा कुछ ऐसे देखते हैं। हम ये मानकर चलेंगे ये हमारा वेरिएबल एस है।
ध्यान दीजिएगा, ये s वेरिएबल है। इस s वेरिएबल के अंदर हमारे पास, नोटिस करिएगा, एक मौजूद होगा एरे, ऐसा वाला, राइट, जिसके अंदर होंगे 5 पार्टीशंस, पार्टीशन 1, 2, 3 एंड 4। और इन 5 पार्टीशन में भी हम ये मानेंगे कि जो फर्स्ट वाला हमारे पास मेमोरी डायग्राम है, जो फर्स्ट वाला पार्टीशन है, यानी ये वाला जो इनिशियल पार्टीशन है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। आई मीन टू से ये ऐसा है, ओपन है एक एंड से। तो ये हमारे लिए बन गया स्टैक की तरीके का एरे। ध्यान दें, ये इसके इंडेक्सेस हम मान लेते हैं। एक और ले लेते हैं सेल, ये इसके इंडेक्सेस हो जाएंगे, विच विल बी फ्रॉम 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4। और बिल्कुल ऐसा ही हम मानेंगे, हमारे पास टॉस है, ये हमारा टॉस हो गया, जिस टॉस के अंदर बाय डिफॉल्ट हम स्टोर करके रखेंगे -1, जो अभी करा नहीं है, अभी हम करेंगे। अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये स्टैक का कौन सा डायग्राम है, जल्दी बोलिए। ये स्टैक का लॉजिकल डायग्राम है, ठीक है। और पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, ये भी याद कीजिए। आपने सी पढ़ते वक्त जरूर डबल डायमेंशन एरे पढ़ा होगा, और जब आप डबल डायमेंशन एरे को डायग्रामेटिकली देखते हैं, आप उसे एज अ मैट्रिक्स देखते हैं। जबकि आप याद करिए, मेमोरी में आपको पढ़ाया गया होगा, कोई मैट्रिक्स नहीं होता है। एरे कैसा भी हो, वो हमेशा स्टोर कंटिन्यूअस ऑर्डर में होता है। बताइए, बात समझ आ रही है? इसलिए आपसे हम जब भी स्टैक को ड्रॉ करेंगे, हमेशा याद रखिएगा लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसका क्या फायदा है? लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे बड़ा फायदा है, हम स्टैक को प्रॉपर वे में आएंगे। अगर हम फिजिकल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो स्टैक का इमेजिनेशन नहीं बैठेगा हमारा। आया समझ? क्लियर हुआ? वो जो नीचे वाला डायग्राम दिख रहा है, उस पे रहेंगे, हमेशा फोकस करेंगे। ये हमारा एक्चुअल स्टैक है, जो आपको नीचे डायग्राम दिख रहा है, जिसमें एक एरे है, एक टॉस है, और ये दोनों किसके अंदर बैठे हैं? जल्दी बताइए, ये दोनों किसके अंदर बैठे हैं? ये दोनों बैठे हैं इनसाइड एस, भूलिएगा मत, ये एस का पार्ट है। ठीक, अब आ जाइए स्टैक को इंप्लीमेंट करने के पहले स्टाइल पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला स्टाइल मैं स्टैक को इंप्लीमेंट करने का आपको करा रहा हूं, ये सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करा रहा हूं। एक्चुअल में कोड हम लोग ऐसे नहीं लिखने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर मैं सीधे स्टैक के एक्चुअल कोड पे आ जाऊंगा, तो आपको चीजें थोड़ी सी टफ लगेंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टैक को कोडिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे जो हमारा सिंपल सा तरीका है, वो तरीके में ड्रॉबैक क्या है, फिर हम उसको इंप्रूव करेंगे। तो टोटल हम कितने वर्जन बनाने जा रहे हैं? टोटल हम 3 वर्जन बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हमारे कोड का होगा वो है जो आप एक्चुअल में इंटरव्यू में या कहीं पे भी स्टैक का बिहेवियर समझाने के लिए यूज करेंगे। आ रही है बात समझ? शुरू करूं? चलिए समझिए अब ध्यान से। तो शुरुआत तो बिल्कुल पहले जैसे होगी। We'll write struct stack. Inside this structure, we'll have int ARR5. Along with ARR, we are having toss. अब हम मेन में आते हैं, और मेन में आकर हम स्टेटमेंट लिखते हैं struct stack s। जैसे ही हम कहेंगे struct stack s, जैसा अभी अभी हम लोगों ने बात करी, विल इमेजिन मेमोरी के अंदर ऐसे एक एरे बनेगा, नाम होगा ARR, वैल्यू सब होंगी इसकी गार्बेज,
और इस एरे के साथ हमें एक टॉस नाम का वेरिएबल मिलेगा जिसके अंदर भी फिलहाल पड़ा होगा गार्बेज। और ये दोनों खुद किसके अंदर बैठे हैं? जल्दी बोलिए, ये दोनों खुद किसका पार्ट है? वेरी गुड, ये दोनों एस का पार्ट है। एस जो हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। राइट, अब आपने लास्ट लेक्चर अगर मिस नहीं करा है तो आप मुझे बताइए, हम टॉस को इनिशियलाइज करेंगे? पढ़ा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, क्योंकि टॉस में तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज है। ठीक, किससे इनिशियलाइज करते हैं हम टॉस को? शुरुआत टॉस को किससे इनिशियलाइज करके करते हैं? वेरी गुड, -1 से। ध्यान रखिएगा, 0 से भी करा जा सकता है। आपको कोई एक चूज करना है, या तो आप 0 से स्टार्ट करें या -1 से करें। मैं -1 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरा पहला स्टेटमेंट होगा s.toss इज इक्वल टू -1। जब ऐसा होगा तो आप डायग्राम में ये दिखाएंगे कि जिस टॉस में अभी तक गार्बेज था, अब उस टॉस की वैल्यू हो गई है -1। मान सकते हैं ऐसा? राइट, अब रिकॉल करिए, मुझे स्टैक में पहला इंटीजर पुश करना है, ठीक है, और वो पहला इंटीजर 10 है। तो अपना प्रीवियस लेक्चर याद कीजिए और मुझे बताइए, स्टैक में कुछ पुश करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं? मैंने आपसे कहा था बस 2 ही स्टेप होते हैं पुश में सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है? जल्दी बोलिए। स्टैक में अगर कुछ पुश करते हैं तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लेते हैं? नहीं, वो तो जब फंक्शन बनाएंगे तब करेंगे। अभी हम फंक्शन नहीं बना रहे हैं, अभी हम यहीं पे कर रहे हैं। शाबाश। तो हमारा पहला स्टेप होगा, हम टॉस को इंक्रीमेंट करेंगे। अच्छा, अब एक और बात जो मैं बोलना भूल गया, सीधे लिख दिया है, आई होप आपको कंफ्यूजन ना हो रहा हो। ये टॉस को एस डॉट टॉस क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या हम लोग डायरेक्ट टॉस नहीं बोल सकते? जल्दी बोलिए, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, टॉस इक्वल टू -1 और फिर हम लोग कह दें टॉस इक्वल टू टॉस +1? नहीं लिख सकते। अगर ये लिखेंगे तो कोड कंपाइल भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, टॉस स्ट्रक्चर के अंदर है और सी के बेसिक से आपको याद होगा, जो चीजें स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? जो चीजें स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए आप हेल्प लेते हैं स्ट्रक्चर के वेरिएबल की। जब तक स्ट्रक्चर का वेरिएबल आपके पास नहीं होगा तब तक आप स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपका टॉस डायरेक्ट बोलना जनरेट कर देगा एरर। क्लियर हो रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए, यस और नो। क्लियर हो रहा है? गुड। तो फिर हमें क्या कहना पड़ेगा? तो फिर हमें यहां लिखना पड़ेगा s.toss इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा? s.toss इक्वल टू s.toss +1। Why? Because toss अब स्ट्रक्चर के अंदर है, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आप इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको इसे एक्सेस करने के लिए s डॉट कहना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? समझ आया? ठीक है, ये हमने टॉस को इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं चाहता हूं, पहले तो डायग्राम अपना सुधार लें अपन। अभी बताइए, टॉस इंक्रीमेंट होने के कारण यहां से मूव करके कहां आ जाएगा? जल्दी बोलिए, टॉस इंक्रीमेंट होने के कारण यहां से मूव करके कहां पर आ जाएगा? वेरी गुड, टॉस इंक्रीमेंट होने के कारण आ जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे। राइट, अब मैं चाहता हूं टॉस जहां पे पॉइंट कर रहा है, मैं उस इंडेक्स पे ARR के अंदर 10 डालूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, टॉस जहां पर पॉइंट कर रहा है ARR के उस इंडेक्स पे मैं 10 डालूं तो क्या लिख दूं? जल्दी बताइए, फटाफट बोलिए। टॉस जहां पर पॉइंट कर रहा है ARR के उस मैं 10 डालूं, ऐसे लिख दूं ARR टॉस इक्वल टू 10? क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, ऐसे लिख दूं ARR टॉस इक्वल टू 10? गलत, बिल्कुल गलत। कारण ARR और टॉस दोनों किसका पार्ट हैं? जल्दी बताइए, ARR और टॉस दोनों किसका पार्ट है? एस का पार्ट है ना। तो आप डायरेक्टली कैसे कह देंगे ARR टॉस? आपको कहना पड़ेगा s.arr s.toss कहना पड़ेगा s.arr s.toss।
ऐसे कहेंगे तब कहीं जाकर आपको ARR और टॉस एक्सेस करने को मिलेंगे। मैं बार बार आपके नोटिस में बात डाल रहा हूं, जब कोई मेंबर स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो आप उसे एक्सेस तब तक नहीं कर सकते जब तक स्ट्रक्चर का वेरिएबल यूज ना करें। डायरेक्ट ARR बोलेंगे तो कंपाइलर ARR को कहां ढूंढेगा? सोचिए, सीधे ARR बोलेंगे तो कंपाइलर ARR को कहां ढूंढेगा? जल्दी बताइए। अगर आपने सीधे कहा ARR टॉस, तो कंपाइलर ARR और टॉस को कहां ढूंढेगा? वेरी गुड। कंपाइलर ARR और टॉस को ढूंढेगा इनसाइड द फंक्शन मेन। उसे ऐसा लगेगा जैसे ARR और टॉस मेन के लोकल वेरिएबल्स हैं। और क्या ARR और टॉस मेन के लोकल वेरिएबल हैं? क्या मेन में कोई ARR या टॉस है? नहीं है। तो कंपाइलर जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। इसलिए कहना पड़ेगा आपको s.arr s.toss। आ रहा है समझ? हो रहा है क्लियर? फाइन। फिर इसके बाद आपको टॉस को इंक्रीमेंट करना होगा। अब मैं चाहता हूं मैं 20 डालूं, तो गौर करिए। फिर हम कहेंगे s.toss इज इक्वल्स टू s.toss प्लस 1, और फिर हम यहां कहेंगे s.arr फिर s.toss इक्वल टू 20। ठीक, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। कितनी बार कर पाएंगे ये काम आप? कितने एलिमेंट की कैपेसिटी है हमारे स्टैक के अंदर? 5। तो लास्ट टाइम आप जब ये काम करेंगे, अगर हम सीक्वेंस में 10-20 डालते हुए चले, लास्ट वैल्यू जो हम एरे में डाल पाएंगे, आई मीन स्टैक में डाल पाएंगे, वो होगी 50। करेक्ट? ऐसा होने के बाद क्या डायग्राम में चेंज आएगा? डायग्राम में चेंज ये आएगा कि एरे के अंदर 10 आएगा। एकदम कोड के हिसाब से अगर चलूं तो 10 के बाद फिर टॉस बढ़ेगा, फिर प्रोग्राम टॉस को इंक्रीमेंट करके 1 पे लाएगा, और इस इंडेक्स नंबर 1 पे प्रोग्राम स्टोर करेगा 20। फिर प्रोग्राम में s.toss इक्वल टू s.toss प्लस 1 के कारण टॉस बढ़ेगा, टॉस 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। अल्टीमेटली नोटिस करिए टॉस 4 पे आकर रुकेगा। टॉस में उस वक्त 4 होगा और स्टैक के अंदर आ चुका होगा 10 से लेकर 50 तक का डेटा। ठीक है, अब आपको अगर समझ आ रहा है, लास्ट लेक्चर मिस आपने नहीं करा है, तो बताइए ये जो हमने कोडिंग करी, ये किसकी करी? ये हमने कौन सा ऑपरेशन इंप्लीमेंट करा स्टैक में? वेरी गुड, ये हमने पुश ऑपरेशन इंप्लीमेंट करा। वेरी गुड। अगर हम टॉस को 0 से इनिशियलाइज करके चलते हैं तो इन स्टेप्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर आप पहले एलिमेंट स्टोर करेंगे, फिर टॉस को बढ़ाएंगे। आ रही है बात समझ? बस इतना ही फर्क है। क्लियर हो रहा है अयाज? अगर टॉस 0 से इनिशियलाइज होगा तो आपको पहले एरे में डेटा फिल करना होगा, फिर आपको टॉस को बढ़ाना होगा। ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर मैं -1 वाला ऑप्शन लेकर चल रहा हूं। आ रही है बात समझ? जल्दी बोलिए, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बताइए मुझे स्टैक में से डेटा निकालना है। तो सबसे पहले अगर स्टैक में से डेटा निकालना है तो एक वेरिएबल लगेगा जिसमें आप ये वैल्यू रिसीव करेंगे। यस, तो हम मेन में एक वेरिएबल बना लेते हैं x। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, मैं चाहता हूं वो जो स्टैक का सबसे टॉप एलिमेंट है, कौन है? स्टैक का टॉप एलिमेंट कौन है? स्टैक का टॉप एलिमेंट 50 है। मैं चाहता हूं वो 50 स्टैक में से हटे और किस में आ जाए? वो 50 स्टैक में से हटे और किस में आ जाए? x में आ जाए। वेरी गुड। तो क्या लिख दूं बताइए? शुरुआत में कर रहा हूं, आगे आप बताओ। x इक्वल टू, आगे बताइए, फटाफट बताइए क्या लिख दूं कि 50 स्टैक में से हटे और x में आ जाए? x इक्वल टू, फटाफट बोलिए, x इक्वल टू, अरे डायरेक्ट 50 नहीं बोल सकते बेटा, डायरेक्ट 50 थोड़ी बोलेंगे ना, अभी हमने पॉप भी नहीं करा है, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल सही उमंग। बस फिर गलती कर रहे हो उमंग। टॉस स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, एस का पार्ट है ना, तो एस डॉट तो बोलना पड़ेगा। तो ये होगा एस डॉट ए आर आर सबस्क्रिप्ट में एस डॉट टॉस। ऐसे लिखेंगे कि नहीं बताइए? लिखेंगे x इक्वल टू एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस। ऐसे लिखेंगे तो ये जो 50 है ये यहां से x में कॉपी हो जाएगा। जल्दी बोलिए, हो जाएगा? ठीक। और फिर मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कुछ कहा था, हम लॉजिकली ये मानेंगे कि 50 यहां से हट गया। डिड आई से दिस? कहा था मैंने ये बात कि हम ये मानेंगे 50 यहां से हट गया, जबकि हमें पता है 50 वहीं बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं गया है। ठीक है, बट हम लॉजिकली मान रहे हैं कि 50 हट गया। और ये दिखाने के लिए कि 50 हट गया, हम टॉस को क्या करेंगे? ये दिखाने के लिए कि 50 हट गया, हम टॉस को कर देंगे डिक्रीमेंट। क्लियर? अब जब हम टॉस को डिक्रीमेंट कर देंगे तो हमारे लिए अब टॉप एलिमेंट कौन होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। अब हमारे लिए टॉप एलिमेंट 3 इंडेक्स होगा, यानी 40 होगा। तो फिर इसका मतलब पॉप में भी दो ऑपरेशंस लगते होंगे, एक एलिमेंट को कॉपी करना और एक टॉस को डिक्रीमेंट करना। बोलें, समझ में आ रहे हैं ऑपरेशंस? पॉप में भी दो ऑपरेशंस लगते होंगे। यस और नो? ठीक। और जो पॉप होके आपके पास आया है उसे दिखाना भी पड़ेगा ताकि पता चले कि ये एलिमेंट पॉप हुआ है। तो विल से पॉप्ड एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स। ये एलिमेंट आपने पॉप करा। इसी तरह से फिर अगला स्टेप होगा आपका x इक्वल टू एस डॉट ए आर आर, फिर एस डॉट टॉस, फिर इसके बाद एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस -1। इसके बाद अपन कहेंगे प्रिंटफ पॉप्ड एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एक्स। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब ये सेकंड टाइम चलेगा तो बिल्कुल जैसे पिछली बार 50 हटा था, इस बार हम लॉजिकली मानेंगे 40 हट जाएगा। 40 यहां से आ जाएगा हमारे x वेरिएबल के अंदर। x विल नाउ रिसीव 40 और टॉस को एक बार फिर प्रोग्राम रिड्यूस करके पहुंचा देगा इंडेक्स 2 पे, ये दिखाने के लिए कि अब टॉप एलिमेंट 30 है। बताइए, समझ आ रहे हैं ऑपरेशंस? ये ऑपरेशंस क्लियर हो रहे हैं? राइट। अब ये मैंने कौन से ऑपरेशन इंप्लीमेंट करें हैं? कैसा बोल सकते हैं? पॉप है, फाइन। अयाज, आप लास्ट लेक्चर में थे? जल्दी बताओ। हाँ, तो मैंने क्या कहा था लास्ट लेक्चर में? एक्चुअल में स्टैक में से कुछ हटता थोड़ी है, वो तो तभी हटेगा ना जब आप उस पर ओवरराइट करेंगे या जब स्टैक को हम डायनेमिक बनाएंगे। जब स्टैक को हम डायनेमिकली इंप्लीमेंट करेंगे एमएलऑक यूज करके, तब वाकई में डिलीट कर पाएंगे, वरना कुछ डिलीट थोड़ी ना होता है। बट हम स्टैक को लॉजिकली देखेंगे ना, तो लॉजिकली तो हम ये मानेंगे अगर टॉस नीचे आ गया है तो स्टैक में कुछ भी पड़ा हो ऊपर, वो हमारा टॉप एलिमेंट थोड़ी होगा। टॉप एलिमेंट तो वही होगा ना जिसको टॉस पॉइंट कर रहा है। ठीक है, प्रिंस का डाउट है बिना पॉप फंक्शन के पॉप कैसे हो रहा है? प्रिंस, पॉप फंक्शन भी तो हम ही को बनाना है। तो जो काम हम फंक्शन में करने जा रहे हैं, पहले वो काम हम मेन में करके देख रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें पॉप कैसे बनाना होगा। एक्चुअल में तो हम पॉप ही बनाएंगे, बट अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने मेन में कोड लिखा है। समझ आई बात? वेरी गुड। चलिए, अब इस कोड को देखकर आपको ये क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जो स्टैक में मैं ऑपरेशंस कर रहा हूं पुश और पॉप से रिलेटेड, वो ऑपरेशंस में बार बार रिपीट कर रहा हूं। जो चीज बार बार रिपीट होती है, बेटर है ना उसके लिए लूप लगा लिया जाए।
प्रोग्रामिंग में ज्यादा बेटर है ना कि वो लूप से हैंडल करा जाए। यस, तो अब हम इसका बनाते हैं सेकंड वर्जन। जिस सेकंड वर्जन में थोड़ा सा बेटर करेंगे इस कोड को, और ये जो s.arr, s.toss +1 और ये सब लिख रहे हैं, ये सब चला जाएगा लूप के अंदर, राइट। और लूप को घुमा देंगे हम 5 बार, तो हमें पुश से रिलेटेड स्टेटमेंट एक ही बार लिखने पड़ेंगे। और वो स्टेटमेंट चलेंगे कितनी बार, जल्दी बोलिए, वो चलेंगे कितनी बार, वो चल जाएंगे 5 बार। ठीक है। दूसरी बात, स्टैक में जनरली डेटा प्रोग्रामर नहीं यूजर से लेकर आप डालते हैं, ये भी मानते हैं, डेटा आपको यूजर से लेना पड़ेगा। ओके, तो एक चेंज इस कोड में ये आना चाहिए कि इसमें स्कैनएफ लगकर इनपुट मांगना चाहिए हमें यूजर से, करना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके थोड़े से बेटर वर्जन पे, और वो वर्जन है सेकंड वर्जन, जिसमें हम लूप यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग सेम रहेगी, ध्यान दें, स्ट्रक्चर अभी भी रहेगा स्ट्रक्ट स्टैक, अभी भी स्ट्रक्ट स्टैक के अंदर एक एरे रहेगा और एक टॉस रहेगा। मेन में आप एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्ट स्टैक एस के नाम से, और अगर आपको लूप चलाना है और यूजर से इनपुट लेना है तो एक इंटीजर आई चाहिएगा। बोलिए 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 जल्दी। लूप हैंडल करने के लिए एक वेरिएबल चाहिएगा जिसके बेस पर आप लूप को इटरेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये बताइए हमें इनिशियलाइज करना होगा, बट नहीं जाएगा, वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस, अब आ रही है वॉइस, आ रही है। तो मैं कह रहा हूं -1 से जो इनिशियलाइज करेंगे, क्या वो इनिशियलाइजेशन का काम भी लूप के अंदर करेंगे? नहीं करेंगे। अगर हमने टॉस को -1 देने का काम लूप के अंदर करा तो हमारा स्टेटमेंट बार बार चलेगा, जबकि टॉस में -1 तो एक ही बार डालना है ना। वेरी गुड। तो हमारा टॉस का इनिशियलाइजेशन आप मानते हैं लूप स्टार्ट होने से पहले हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। टॉस का इनिशियलाइजेशन लूप स्टार्ट होने से पहले हो जाना चाहिए, सही है, राइट। अब हम लूप को इटरेट करते हैं। लूप कितनी बार इटरेट होगा हमारा? वेरी गुड। लूप इटरेट करेंगे अपन 5 बार। तो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस करेंगे लूप को इटरेट 5 टाइम्स। वेरी गुड। लूप चलेगा हमारा 1 to 5। लूप बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे? प्रिंटफ, प्रिंटफ में लिखेंगे हम एंटर एलिमेंट। ओके, ये हमने यूजर को मैसेज दिया, स्कैनफ से जो भी इनपुट आया वो स्टोर हो जाएगा एक्स में। ठीक, अब बोलिए अगला स्टेप, जल्दी जल्दी बोलें अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? इनपुट आ गया है हमारे पास। नाउ व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? नाउ व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? ना, हाँ, तो उसके लिए तो टॉस बढ़ाना पड़ेगा ना पहले, बिना टॉस बढ़ाए कैसे होगा? वेरी गुड। तो हम लिखेंगे एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस +1 लिखेंगे। लिखेंगे, ओके। फिर टॉस इंक्रीमेंट हुआ, फिर हम लिखेंगे एस डॉट ARR एस डॉट टॉस इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही होगा, जल्दी बोलिए।
ठीक है, तो अब आपने एस डॉट टॉस का इंक्रीमेंट करना और टॉस वाले इंडेक्स पे एलिमेंट को पुश करना, फॉर लूप के अंदर डाल दिया है। लिखना पड़ा आपको कोड एक बार, चल जाएगा आपका कोड 5 बार। और जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसे बता भी देते हैं कि एलिमेंट सक्सेसफुली पुश हो गया। सो विल से प्रिंटफ सक्सेसफुली पुश्ड %d और %d की जगह पर x। करिए आप रिस्पॉन्स, बताइए समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? है ओके। अब आ जाइए पॉप वाले पार्ट पे। यहां भी लूप लगेगा, जल्दी जल्दी बोलिए, यहां भी लूप लगेगा? यस, पॉप वाले पार्ट पे भी आप लूप लगाएंगे। ये भी लूप 5 बार चलेगा, बिल्कुल, ये भी 5 बार चलेगा, 1 से लेकर <<5 तक। और इस लूप में आप जो अभी अलग अलग लाइनें लिख के कर रहे थे वो सीधे कर दें, x = s.arr s.toss, और यहां लिख देंगे आप s.toss = s.toss -1। ऐसे ही होगा, जल्दी जल्दी बोलिए, ऐसे ही होगा, बिल्कुल। फिर आप लिखेंगे प्रिंटफ, प्रिंटफ के बाद आप लिखेंगे \n, और यहां आ जाएगा पॉप्ड एलिमेंट %d, x, और यहां आप मेन फंक्शन को कर देंगे क्लोज। ये है सेकेंड तरीका स्टैक इंप्लीमेंट करने का, जो पहले से बेटर है लेकिन बेस्ट नहीं है। अब बेस्ट क्यों नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पुश और पॉप स्टैक में फंक्शंस की तरह काम करते हैं। क्योंकि पुश और पॉप फंक्शन की तरह काम करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि उन्हें एज अ फंक्शन इंप्लीमेंट करा जाए। आ रही है बात समझ? बहुत जरूरी है कि उन्हें एज अ फंक्शन इंप्लीमेंट करा जाए। हम अंदर इंप्लीमेंट करा है, द करेक्ट वे इज टू राइटिंग देम दीस एज अ फंक्शन। The correct way will be to write them as a function. Is this clear? ठीक है, अब इससे पहले कि हम पुश पॉप के फंक्शंस बनाएं, मैं आपको इन फंक्शंस में कोडिंग कैसे करनी है उसके स्टेप्स बता रहा हूं। फंक्शन तो बनाएंगे हम अगले लेक्चर में, अब मैं आपको उसके स्टेप्स बता रहा हूं। और याद रखिएगा, डेटा स्ट्रक्चर में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे, उसके स्टेप्स को लिखना प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहलाता है सूडो कोड लिखना। ठीक, आपने ये वर्ड सुना है या पहली बार सुन रहे हैं? जल्दी बताइए, आपने ये वर्ड सुना है या पहली बार सुन रहे हैं? Have you heard the word pseudo code? सुना है? अच्छा, क्या होता है सूडो कोड, बताइए। सूडो कोड का मतलब होता है, नहीं सुना है, चलिए सुनिए। सूडो कोड का मतलब होता है आप सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप लिखें कि आपको आपके फंक्शन में क्या करना है। सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप आप लिखें कि आपको आपके फंक्शन में क्या करना है। आ रही है मेरी बात समझ? सूडो कोड का मतलब आप सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप बताएं कि अपन को क्या करना है। तो पहले मैं सूडो कोड का खुद का मतलब लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सूडो कोड किसको कहते हैं? द टर्म सूडो कोड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट represents description of the steps to be taken for implementing a particular function or task। जो भी आप टास्क या फंक्शन बनाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड स्टेप्स को 1 by 1 लिखना इज कॉल्ड एज सूडो कोड। नहीं जसलीन, सूडो कोड प्लेन इंग्लिश में आता है, एल्गोरिथम में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़िए थोड़ा सा डीएस, मैं आपको आगे बताऊंगा सूडो कोड में, एल्गोरिथम में और प्रोग्राम में इन तीनों में क्या अंतर होता है। अभी के लिए बस इतना मान लीजिए, सूडो कोड प्लेन इंग्लिश में होता है, उसमें कहीं कोई प्रोग्रामिंग रिलेटेड सिंटेक्स नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं,
आप सी लैंग्वेज में किसी को इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस प्लस यूज कर सकते हैं? बताइए, सी लैंग्वेज में किसी को इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस प्लस का यूज करा जा सकता है? यस और नो? करा जा सकता है, लेकिन सूडो कोड में आप प्लस प्लस नहीं लिखेंगे। सूडो कोड प्लेन इंग्लिश में लिखा जाता है। सूडो कोड को देखकर प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करे उस लैंग्वेज में उसे कर लेगा इंक्रीमेंट। तो सूडो कोड कभी नहीं बोलेगा टॉस को प्लस प्लस, सूडो कोड बस ये बोलेगा टॉस को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अब टॉस को 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए जो तरीका प्रोग्रामर अपनाना चाहे वो तरीका वो फॉलो कर सकता है। कुछ क्लियर हुआ? सूडो कोड का एक रफ आइडिया लगा क्या होता है? लगा? आप समझिए आगे। These steps are mentioned in plain English, and then they are converted to actual syntaxes by the programmer. ठीक, तो अभी हम लोग बहुत जनरल वे में स्टेप्स लिखने जा रहे हैं, फिर हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सिंटेक्सेस में। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू राइट सूडो कोड फॉर द फंक्शन पुश। सूडो कोड फॉर द फंक्शन पुश, दिस इज व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू राइट। सूडो कोड फॉर द फंक्शन पुश। चलिए, अब आप बताइए, आज का और पिछला दोनों लेक्चर्स को मिक्स करके दिमाग में चीजें रिकॉल करते हुए ये बताइए, पुश एक फंक्शन है, क्या पुश मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा मेन से या 5 ही बार कॉल होगा? बताएं। पुश को ऐसा पॉसिबल है कि हम कई बार कॉल करें, है ना? राइट। इसका मतलब पुश फंक्शन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि अगर वो 5 से ज्यादा बार कॉल हो रहा है, आई मीन टू से अगर स्टैक भर चुका है तो पुश यूजर को मैसेज दे स्टैक ओवरफ्लो। अभी तक तो हम ओवरफ्लो की बात ही नहीं कर रहे थे क्योंकि हम चला रहे थे, बट आप सोचिए हम फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन के कॉल पे कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी होता है कि वो कितनी बार कॉल होगा। आप अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ कितनी बार कॉल कर सकते हैं? बताइए, अपने प्रोग्राम में प्रिंटफ कितनी बार कॉल कर सकते हैं? कितनी भी बार कर सकते हैं। ऐसा ही पुश के साथ है। तो सोचिए, पुश का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। पुश का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पुश का सबसे पहला काम होना चाहिए जो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, ओवरफ्लो, ये चेक करना। राइट, वो टॉस वॉस चेक प्रोग्राम। यही तो मजे की बात है, यही तो मजेदार बात है। सूडो कोड ये नहीं बताता लॉजिक क्या है। सूडो कोड तो बस बता देगा चेक करो स्टैक फुल तो नहीं है। अब स्टैक फुल नहीं है ये चेक प्रोग्रामर करेगा टॉस को देखकर। सूडो कोड नहीं बोल रहा है कि टॉस को चेक करो। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो सूडो कोड ने बोला चेक फॉर ओवरफ्लो। ओके, इफ स्टैक इज फुल, अगर वाकई है तो क्या करना चाहिए? हम लोग एक फंक्शन में, क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कर देना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो। राइट, और अब आप बताइए क्या हम कुछ पुश कर पाएंगे? अगर फुल हो चुका है तो कुछ पुश करने की गुंजाइश है नहीं है, तो फिर हमें फंक्शन यहीं रोक देना चाहिए। क्या बोलते हैं? फंक्शन यहीं रोक देना चाहिए। एंड आई होप आपने पढ़ा होगा फंक्शन को रोकने के लिए कीवर्ड लगता है रिटर्न। लगता है ना? वहीं से रिटर्न कर जाइए। तो जब पुश ये देखेगा कि स्टैक भर चुका है तो पुश आगे ना जाते हुए यहीं से रिटर्न कर जाएगा। कर जाएगा? जल्दी बताएं। कर जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर हम स्टेप 2 में नहीं गए तो इसका मतलब स्टैक में जगह है? अगर हम स्टेप 2 में नहीं गए तो इसका मतलब स्टैक में जगह है? यस। तो क्या करें? जल्दी बताइए क्या करें अगर स्टैक में जगह है तो? अगर जगह है तो आप टॉस को इंक्रीमेंट करिए। यही करते हैं ना?
यस, तो अगला स्टेप होगा इफ स्टैक इज नॉट फुल देन इंक्रीमेंट टॉस। कितने से? देन इंक्रीमेंट टॉस कितने से? वेरी गुड, 1 से। टॉस को बाय 1 इंक्रीमेंट करा जाए। तो अगर स्टैक फुल नहीं है तो पुश में टॉस इंक्रीमेंट होगा बाय 1। ओके, फिर क्या करें? 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद क्या करें? एलिमेंट पुश कर दें। ठीक है, पुश करें, स्टैक में पुश करें। स्टैक में कहां पुश करें? उस इंडेक्स पे पुश करें, एट द इंडेक्स विच इज पॉइंटेड बाय टॉस। यही करते हैं, जल्दी बोल। आप कोड में भी ये pointed by toss. Step 5, अब आ रही है आवाज क्लियर? ऑडियो क्लियर है अब? राइट, अब आता है स्टेप 5 विच विल बी फिनिश एंड रिटर्न। बताइए, पांचों स्टेप समझ आ गए? ऑल 5 स्टेप्स आर क्लियर? ठीक है, अब आपको पहला होमवर्क दे रहा हूं, पहला असाइनमेंट दे रहा हूं। जैसे मैंने पुश का सूडो कोड लिखा है, आप नेक्स्ट लेक्चर में पॉप का सूडो कोड लिख के लाइएगा। लिख पाएंगे? बताइए, जैसे मैंने पुश का सूडो कोड लिखा है, ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में आप पॉप का सूडो कोड लिख के लाए। राइट, तो आज का आपका असाइनमेंट है, यहीं से हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, एंड दैट इज राइट डाउन द सूडो कोड फॉर द फंक्शन पॉप। हमने पुश का लिखा है, आप पॉप के लिए सूडो कोड ट्राई करके लाइएगा। हो पाएगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। दिस इज पेज 1। यस उमेश, यू कैन डू दैट, नो इश्यूज इन दैट। मैं जो सी में लिख रहा हूं आप उसे सी आउट सीन में कन्वर्ट कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। I'll be using printf scanf, आप उसकी जगह सी आउट सीन यूज करो। नहीं आयास, ये एल्गोरिदम नहीं है। एल्गोरिदम थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मैं आपको बताऊंगा एल्गोरिदम में क्या चेंज होता है। ये हो गया स्टेप 3, ये हो गया 4, पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, और ये असाइनमेंट है पेज नंबर 7। ये आप करके लाइए। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड वर्जन, जो सबसे सही तरीका, प्रॉपर तरीका होगा पुश और पॉप को इंप्लीमेंट करने का। क्लियर? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।